हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आइए, आपका एक बार फिर से स्वागत है टीएसपी क्लासेस में। और हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ की सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। मैथ की सीरीज में 65 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है और वो भी अति लघुत्तरीय प्रश्न चल रहा है। अति लघुत्तरीय प्रश्न का 65 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है। आज जो चर्चा करेंगे वो प्रश्न 66 से चर्चा करेंगे। और अगर आप 65 क्वेश्चन तक नहीं देखे होंगे तो पिछली वीडियो में जाकर के आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए, जिससे कि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपके। और बहुविकल्पी प्रश्न कराया जा चुका है, पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। अति लघुत्तरीय प्रश्न भी 65 क्वेश्चन करा दिया गया है। आज जो चर्चा करेंगे वो 66 नंबर से करेंगे। तो अगर आप बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न को सही अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आप बुक से नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सीरीज को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छे मार्क्स अवश्य आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो पढ़ाएंगे वो प्रश्न 66 से बात करेंगे। प्रश्न 66 ये कह रहा है कि 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। 24/7 को दशमलव संख्या में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, 24 में 7 से भाग दे देना है। तो 7 का भाग आप 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 त्रिक 21। आया कितना? 4 में से गया 3। फिर दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ जीरो कर लेंगे तो 7 चौके 28 हो गया। कितना हो गया? 28 हो गया। फिर बचा कितना रिमाइंडर? 2 बच गया है। फिर 20 हो जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद आप जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 7 दूनी 14। तो कुल मिला के ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, पूरी तरीके से कटेगा नहीं। तो जब हम 24/7 को दशमलव में बदलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 24/7 को कि 3.42। अगर एक अंक तक और लिखना चाहते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा, 60 जीरो हो जाएगा। तो 7 × 7 = 7 × 8 = 56। तो 8 बार चला जाएगा, यानी 3.428 यही दशमलव संख्या में बदल गया है। 24/7 को जो हम दशमलव संख्या में बदलेंगे तो हो जाएगा 3.428। ठीक, आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको भाग देना है, वो दशमलव में चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो किसी तल में स्थित, जैसे तल आपका कुछ इस तरीके से होता है, यक्ष तल, वाई तल और जेड तल। मान चलिए ये यक्ष तल है, ये वाई तल है और ये क्या है? जेड तल है। ये तीन तल है। तो किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? अगर ये हम बात कर ले यहाँ से यहाँ तक की रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, तो ये अनंत बिंदु हो सकते हैं, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। ठीक, कोई इसमें फिक्स काउंट नहीं कर सकते आप कि 10 बिंदु होगा या 20 बिंदु होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसमें आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इसमें कितना होगा? अनंत बिंदु हो सकते हैं। अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक, अनंत बिंदु हो सकते हैं। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? तो किसी तल में स्थित एक रेखा में अनंत बिंदु हो सकते हैं, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कौन सा अनुपात बड़ा है? अब देखिए इसमें कह रहा है कौन सा अनुपात बड़ा है, और यहाँ पे कट गया है। जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से था, 2:3 और क्या है, 5:8। इसी में से डिसाइड करना है कि कौन सा अनुपात बड़ा है, 2:3 बड़ा है या 5:8 बड़ा है।
ठीक। तो देखिए, इसको डिफाइन करने के लिए 2:3 बड़ा है कि 5:8 बड़ा है, अगर इसको निकालना है तो हम देखिए पहले 2:3 की बात कर लेते हैं। अगर 2:3 की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 3 2 5, 5 के बट्टा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक। और उसके बाद 5:8 की अगर बात करें तो 8 5 13, 13 का बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब कह रहा है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। तो देख लीजिए इसमें भाग देखे, देखिए 5 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 1 का 3 एक बार जाएगा, उसके बाद बचेगा 2, तो 20 हो जाएगा। 3 6 18, 1.6 हो गया। एक ही अंक तक इसका भी निकाल के देख लीजिए, 8 1 का 8 हो गया, और बचा कितना, 5, 50 हो गया। 8 6 48, ये हो गया। यानी 1.6 यहाँ भी है। अब ऐसा करिए, एक अंक तक और लेके चलिए। तो जब हम 3 1 का 3 किए थे तो बचा 2 हुआ, तो 20 हो गया। 3 6 18, 3 6 18, फिर बचा 2, फिर 3 6 18, 1.66, फिर इसका एक अंक ले लीजिए। 8 1 का 8, बचा कितना, 5, 8 6 48, फिर बचा कितना, 2 बचा। तो 2 का मतलब 20 हो गया। 8 दूनी 16, यानी बड़ा कौन है, 1.66 है। भाई जब 5 में हम भाग 3 से आप दे लीजिए, जो भाग दिए हैं वही है ये 3, सॉरी हाँ, 3 का भाग 5 में दे लीजिए, और 8 का भाग कितने दे लीजिए, 13 में दे लीजिए। तो ये आएगा 1.62 आएगा, और ये 1.66 आएगा। तो बड़ा कौन हुआ, 2:3 ही ना बड़ा हुआ। तो जो बड़ा है वो कौन सा है, बड़ा अनुपात, बड़ा अनुपात 2:3 होगा। ठीक, 2:3 होगा। अगला प्रश्न देखिए, 69 नंबर। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 10x + 7y² -5z तथा लड़कियों की संख्या 2xy -2y² + 3z है। कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कुल छात्र कितने होंगे। तो कुल का मतलब क्या करना है, जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो उसमें कुल छात्रों में बालक और बालिका संख्या आ जाएगी। तो बालक यानी लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या दिया है, कितना दे रखा है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या दे रखा है 10xy + 7y² -5z। और लड़कियों की संख्या कितना दे रखा है, लड़कियों की संख्या 2xy - 2y² और प्लस कितना है, 3z है। अब कुल मतलब इनको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने पर, ठीक, चलिए जोड़ दीजिए। जब जोड़ने पे, जब हम जोड़ते हैं तो होता क्या है कि जोड़ करने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, सीधा सीधा जो रहता है वैसे हो जाता है। 10 2 2 कितना हो जाएगा, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है। 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12xy। हमेशा इसमें इसी साइड से जोड़ करते हैं, बीजगणितीय जो जोड़ होता है हमेशा इसी साइड से जोड़ते हैं। अब प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 7 में से 2y² गया, प्लस कितना हो जाएगा, 5y²। और फिर ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस से माइनस, 5z में से 3z गया, माइनस कितना आएगा, 2z आ जाएगा। आंसर इसका यही हो जाएगा कि कुल कितने होंगे, कुल छात्रों की संख्या 12xy + 5y² -2z, यही हो जाएगा कुल छात्रों की संख्या। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, हल कीजिए 20 + 9 - 20 + मझला कोष्टक 9 - 5 - छोटा कोष्टक 6 - 4 छोटा कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक। देखिए ये सवाल आपका हमने बताया, पिछले भी वीडियो में बताया है कि ये बोडमास के सवाल हैं। किसके, बोडमास के सवाल हैं।
बोडमास में होता क्या है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में तीन ब्रैकेट होता है, एक छोटा ब्रैकेट होता है, दूसरा मझला ब्रैकेट होता है और तीसरा क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट होता है। यानी सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट्स, फिर मझला कोष्टक, मझला ब्रैकेट्स यानी मझला कोष्टक, और उसके बाद क्या, छोटा कोष्टक, ये होता है। तो इसमें बड़े कोष्टक का कोई तो कहीं रोल है नहीं, बड़ा कोष्टक नहीं दे रखा है, इसमें केवल और केवल छोटा कोष्टक और मझला कोष्टक दिया हुआ है। तो चलिए, ये हो जाएगा 20 प्लस मझला कोष्टक 9 माइनस 5 माइनस, अब इस छोटे कोष्टक को सबसे पहले हल करिए, सबसे पहले हमको छोटा कोष्टक हल करना है। तो 6 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 हो गया, और मझला कोष्टक लगा, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, 20 और प्लस, अब महिला कोष्टक को हल कर लीजिए। ये 9 प्लस में है, -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7। तो 9 ये हो जाएगा, आप एक लाइन में और लिख लीजिए, 9 और -5 और -2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 20 प्लस 9 में 7 गया, कितना, 2। तो 20 2 कितना हो गया, 22 हो गया, कितना हो गया, 22। आंसर इसका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 20 2 22, यही इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 17। अब देखिए, प्रश्न नंबर 71 कह रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखनी है, 2019 में प्रश्न ये पूछा गया है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, लिखिए। तो देखिए, 3 अंक स्टार्ट कहाँ से होता है, 99 तक तो 2 ही अंक होता है, 99 के बाद जैसे ही एक अंक बढ़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 100। और ये जब ये 100 आ गया तो 100 अब कितने अंक का हो गया, 103 अंक का हो गया। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी, वो 100 ही होगी। इससे छोटी और 3 अंक की नहीं है कोई संख्या। तो 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100 होगी। कितनी होगी, 100 होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होगी, 100 होगी, ठीक। ये हुआ, उन 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। चलिए, प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि दो संख्याओं का म स 16, उनका गुणनफल 6400 है, उनका ल स ज्ञात कीजिए। तो ये आपका एक फार्मूला होता है, कई बार सवाल आ चुका है, ये भी सवाल 2017 में पूछा गया है। तो इसका जो फार्मूला है, तो फार्मूला ये है, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर ल से गुणे म से। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या, ल से इंटू म से। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 6400, तो हम इन जगह रख देंगे क्या, 6400। ये जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है, इसे यहाँ 6400, और बराबर क्या हो जाएगा, म से कितना दे रखा है, ल से पूछ रहा है, तो ल से इंटू म सा कितना दे रखा है, म सा 16 है। तो काट दीजिए, अब यहाँ से ल सा आप निकाल दीजिए। तो ल सा बराबर कितना हो जाएगा, 6400 अपान कितना, 16। 16 चौका 64, आया कितना, 400। कितना आ गया, 400। तो जो इसका ल सा होगा, ल सा बराबर कितना हो जाएगा, ल सा बराबर 400, ठीक।
यही आंसर हो जाएगा, लसा कितना हो जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सवाल अगर आप कंटिन्यूटी के साथ आप मैथ को पढ़ रहे हैं और सवालों को फेस कर रहे हैं, सवालों को लगा रहे हैं, तो इससे चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी और आप आसानी से प्रश्नों को कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा, जब वही लास्ट का आपका 10 दिन बचेगा तो 10 दिन में आप कुछ भी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाइएगा। आप सीरीज को भी नहीं पढ़ सकते हैं 10 दिन 15 दिन में अच्छी तरीके से। तो उस समय केवल जल्दबाजी के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अभी आपके पास लगभग 1 महीने का समय है। आप अच्छी तरीके से 1 से 2 बार सीरीज को पहले एक बार कंप्लीटली पढ़ कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए उसको। उसके बाद सेकंड बार फिर से उसको सीरीज को एक बार पढ़ लीजिए। तो इससे कि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, 73 नंबर प्रश्न कह रहा है लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। कह रहा है लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है। ये केवल इसमें परिभाषा पूछ रखा है कि लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो देखिए, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो संख्याएं होती हैं, उनका लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं क्या कर देता होगा, पूरी तरीके से विभाजित कर देता होगा, काट देता होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक का प्लस वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या है, संख्या है जो उन जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। जैसे अगर हम कहते हैं कि 25, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात कर लें, 12 और 8 का, 12 और 8 का लस है, तो आप पहले इसका निकाल लेंगे कैसे, दो छंके 12, दो चौके 8, फिर दो से काटेंगे, दो तिहाई 6, दो दूनी 4, फिर काटेंगे दो से, फिर तीन उतर जाएगा, एक होगा, फिर कितनी बार जाएगा, तीन से जाएगा। तो अब यही इसी का गुणा कर लेंगे आप। तो क्या करेंगे, दो दूनी 4, दूनी 8, 8 तरीके 24, कितना हो गया, 24 हो गया। यानी 12 और 8 का लघुत्तम कितना हो गया, 24 हो गया। तो अब जो डिफिनीशन दे रखा है, डिफिनीशन थोड़ा समझिए। कह रहा है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लस वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। यानी किन संख्याओं से, जो दी हुई संख्याएं हैं इनसे, इससे, दी हुई संख्याओं से, इनसे ये पूरी पूरी क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, इन्हीं संख्याओं से। 12 से भी 24 विभाजित हो जाएगी, 2 बार जाएगी। 8 से भी 24 विभाजित हो जाएगी, 3 बार जाएगी। ठीक है, तो दी हुई संख्याओं से ये 24 क्या हो जा रही है, विभाजित हो जा रही, नहीं हो जा रही है, बिल्कुल हो जा रही है। तो यही है कि वो दो या दो से अधिक संख्याओं का लस वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कह रहा है, प्रतिशत क्या होता है उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, प्रतिशत दो चीजों से मिलकर बना है, प्रतिशत। एक तो प्रति हो गया और दूसरा क्या हो गया,
शत हो गया। शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है एक, और प्रति का मतलब क्या होता है? एक होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? ओवरऑल प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? एक सौ। ठीक। दो चीजों से मिलकर बना है प्रतिधन शत। प्रति का अर्थ होता है एक, शत का मतलब 100, यानी 100। ऐसे तो एक सौ कितना हो गया? प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? 100। प्रतिशत बराबर क्या होगा? 100, यानी 100। ठीक। चलिए, यही पूछ रहा था कि प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये प्रतिशत का अर्थ हो गया। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 2017 में प्रश्न पूछा गया है कि यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? यानी यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, जैसे ये चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। और प्रत्येक कोण क्या हो? 90 अंश। ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, और ये भी 90 अंश, और आपका एटलिस्ट में ये भी 90 अंश। चारों जो एंगल्स हैं वो क्या है? 90 अंश हो। और प्रत्येक जो भुजाएं हैं सब आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे चतुर्भुज क्या कहते हैं? तो ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। ठीक। कुछ भी नहीं है। जैसे कह रहा है कि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, हमने चार चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर दिखा दी। और प्रत्येक कोण क्या है? 90 अंश। जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो प्रत्येक कोण 90 अंश हो जाएगा। या जो कंडीशन कर रहा है उसके अनुसार काम करिए। तो प्रत्येक कोण कितना है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ऐसे चतुर्भुज क्या कहेंगे? ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहेंगे। अगला प्रश्न 76 नंबर कह रहा है, ये सब प्रश्न पूछा नहीं गया है। भिन्न किसे कहते हैं? तो भिन्न का मतलब क्या होता है कि उसको प्रत्येक भाग में बांट दीजिए, वही उसका भिन्न हो जाता है। यानी इसको आप लिख सकते हैं कि किसी वस्तु को अलग अलग भागों में, अलग अलग भागों में विभक्त कर विभक्त कर प्रत्येक भाग के मान को, प्रत्येक भाग के मान को कुल भाग में विभाजित करने पर प्राप्त मान भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। यानी किसी वस्तु को अलग अलग भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग के मान को कुल भागों में विभाजित करने पर जो मान प्राप्त होता है वही क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। ठीक। ये तो भिन्न हुआ। प्रश्न पूछा नहीं गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन है तो उसको जानना जरूरी है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है 77 नंबर, प्रतिशत किसे कहते हैं? तो प्रतिशत किसे कहते हैं? अभी प्रतिशत के बारे में बताया गया कि प्रतिशत हमारे दो भागों से मिलकर बनी है, प्रतिधन शत। प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 100 के आधार पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे प्रतिशत कहते हैं। यानी जो संख्याएं 100 के आधार पर प्राप्त होती हैं उसे प्रतिशत कहते हैं। ठीक। उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। यानी जो संख्याएं 100 के आधार पर प्राप्त होती हैं उसे हम प्रतिशत कहते हैं। ठीक। चलिए, तो ये तो रहा प्रतिशत किसे कहते हैं, उसको देख लिए। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, करा दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है? यानी दशमलव भिन्न को कैसे हम प्रतिशत में बदलेंगे? जैसे कोई दे रखा रहेगा, जैसे सपोज दैट दे रखा है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? तो आप यहाँ लिख सकते हैं, दशमलव भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। लिख सकते हैं कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करके गुणनफल के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। ठीक। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करके गुणनफल के साथ क्या लगाते हैं? प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक। ये होता है। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए तो एग्जाम्पल आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे ये लिखा है, सपोज दैट 7.5, इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे? प्रतिशत में लगाने के लिए 7.5 इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, कि हो जाए कितना? 75 के बट्टा हम यहाँ 10 लिख सकते हैं, दशमलव हटा करके, इंटू क्या? 100। तो अब कितना हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 750 इंटू कितना? सॉरी, 775 इंटू 10 यानी कि कितना हो गया? 750 हो गया। अब ये 750 क्या हो गया? 750 क्या हो गया? प्रतिशत हो गया ये। ठीक है, इसको प्रतिशत चिन्ह लगाना है तो 100 से, वही 100 से गुणा, 100 से भाग करने की आवश्यकता होती है। अगर जैसे 6.5 लिखा है, इसको प्रतिशत में बदलना है, 6.5 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या हो जाएगा इसमें? 6.5 में हम 100 से गुणा कर देंगे और 100 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना? 650 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, भाग नहीं देना है। अब यही 100 का मतलब तो प्रतिशत है, तो 650 इस 100 को हटाइए और प्रतिशत का चिन्ह लगाइए। जैसे प्रतिशत चिन्ह अगर कहीं लगा है, जैसे मान चलिए 20% कहीं लगा है, अगर इसको सिंपल में चेंज करना है, प्रतिशत हटाना है,
तो प्रतिशत को हटा करके हटाते हैं और आप नीचे 100 लगा देते हैं, यही नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी अगर नीचे ये 650/100 लिखा हुआ है, 650/100 लिखा है और प्रतिशत में बदलना है, इसको प्रतिशत में लाना है, तो 100 हटा दीजिए और प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, तो वही 650% हो गया। ठीक है, ये है। तो इसी तरीके से हम इसको किसी भी सवालों को प्रतिशत में चेंज कर लेंगे। जैसे सपोज दैट एक ऐसे इस तरीके से हो जाए, कह दे 2.4 को प्रतिशत में बदलिए, 2.4 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। ठीक, इसको बदलना है तो क्या करेंगे आप, 2.4 में 100 से गुणा कर देंगे और 100 से क्या कर देंगे, भाग कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, जब 100 से गुणा 100 से भाग कर दिए तो हो जाएगा 2400, एक अंक पे दशमलव, 240 बटा कितना आ गया, 100। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, बस 100 को हटाइए, यानी 240 क्या हो जाएगा, 240% हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से है। तो आज जो हम प्रश्न लिख रहे हैं 78 क्वेश्चन तक ही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाए। कोशिश रहेगी कि आपका अगले जो क्लास हो उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म कर दिया जाए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे वो आ जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न पे, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न बड़ा होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट एक एक वीडियो, शायद एक क्लास और होगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगा एक वीडियो के बाद, वो लघु उत्तरीय प्रश्न का होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसको सही से हल करना होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर हमारे टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज टेलीग्राम की आईडी जो लिंक है उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की कोई और भी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप कमेंट करिए, या फिर आप मेरे टेलीग्राम आईडी पे कमेंट करिए, या फिर कहीं भी आप कमेंट कर सकते हैं जिस प्रकार की आपको प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।